और तमाम जानकारी के साथ इंडिया न्यूज चैनल हेड मनु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, देखिए देर रात जिस तरीके से यहाँ पे निगम मंडल की नियुक्तियां हुई हैं, किन खास बातों का ख्याल रखा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो नियुक्तियां हो रही हैं, इसमें मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रतिष्ठा दांव पर इसलिए लगी हुई है, मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, अगर मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, या तमाम जितने भी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और हर कोई अपने अपने लोगों को, जिनमें शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं, जिसमें थावरचंद गहलोत जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हैं, हर कोई अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने से जुड़े नेताओं को इसमें शामिल कराना चाहता है। और जो जितने शामिल करा लेगा, उसकी उतनी प्रतिष्ठा मध्य प्रदेश में और केंद्र में मानी जाएगी। जी, यही कारण है कि इस बात को लेकर मारामारी लगी हुई है। उदाहरण के तौर पर आपको ग्वालियर चंबल संभाग में बता देता हूं। ग्वालियर चंबल संभाग में जो नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें नरेंद्र सिंह समर्थक लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। हाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने कुछ समर्थकों की नियुक्तियां कराई हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया विरोधी जो केपी यादव, जो कि सांसद रह चुके हैं गुना से, उनकी भी नियुक्ति हो गई है। अब मध्य प्रदेश में सरकार ने कल रात बड़ा खेला कर दिया। बड़ा खेला कैसे कर दिया? मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा खेला कर दिया कि विनोद गोटिया को मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया। ये जबलपुर के नेता हैं। ये जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं। प्रभुदयाल कुशवाहा मध्य प्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो कुशवाहों के वोट बैंक साधने के लिए उन्हें बनाया गया है। ओम जैन को मध्य प्रदेश गृह निर्माण हाउसिंग अधोसंरचना विकास मंडल यानी कि हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रवीण शर्मा को मध्य प्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। संघ से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी को मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी संगठन से जुड़े हुए हैं। और राकेश जादौन जो कि ग्वालियर से आते हैं, राकेश जादौन को उपाध्यक्ष बनाया हुआ, ये नरेंद्र सिंह तोमर से जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा को राज्य कर्मचारी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि बीजेपी के पुराने और खाटी कार्यकर्ता हैं, संघ और संगठन से जुड़े हुए हैं। कौशल शर्मा जो कि डबरा से आते हुए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का अध्यक्ष बनाया है, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ सौभाग्य सिंह को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया। विनोद गोटिया मध्य प्रदेश, जो कि मैं बता चुका हूं, तीर्थ स्थान मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। वीरेंद्र गोयल को सिंगरौली विकास प्राधिकरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्राधिकरण है, इसलिए वहां पर वैश्य समुदाय को साधने के लिए बनाया गया। राघवेंद्र शर्मा जो कि कार्यालय मंत्री भी रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, उन्हें योग आयोग का, पहले ये बाल आयोग में थे, अब उन्हें योग आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया है। सौभाग्य सिंह मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। कुल मिलाकर जो नियुक्तियां मध्य प्रदेश में हो रही हैं, आपने देखा कि कल शाम को 2 बड़ी नियुक्तियां हुई थी, जिसमें गुड्डी आदिवासी को राज्य स्तरीय शहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। ये चंबल संभाग के श्योपुर जिले से आती हैं और संगठन से लंबे समय से जुड़ी है, चूंकि वो शहरिया इलाका है। शहरिया एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है और बीजेपी ट्राइबल कम्युनिटी को साधने के लिए ऐसा कर रही है। और पिछले समय जो श्योपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट रामनिवास रावत हार गए थे और सहरिया जाति के ही मुकेश मल्होत्रा जीत गए थे, लिहाजा वहां पर सहरिया जाति के प्रभाव को कम करने के लिए गुड्डी आदिवासी को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। सत्येंद्र भूषण को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया है, जो कि संगठन से जुड़े हुए। कुल मिलाकर ये कोशिश लगातार की जा रही है के संगठन से जुड़े हुए। इस बार जो नियुक्तियां हो रही हैं, इसमें आयाराम गयाराम लोगों की नियुक्तियां अब तक नहीं हुई हैं, जो दूसरी पार्टी से निकल कर आए हैं, चाहे कितने भी बड़े नाम हैं। इस बार सिर्फ संगठन के वो समर्पित कार्यकर्ता जो संघ और संगठन से जुड़े हुए हैं और अनुशासन से चलते रहे हैं, उनकी नियुक्तियां हुई हैं। तो एक बड़ा संकेत दिया जा रहा है। अब ज्यादातर नियुक्तियां हो गई हैं, कुछ नियुक्तियां रह गई हैं और अब उन नियुक्तियों को भी करने की कवायद में सरकार लगी हुई है। इसके बाद फिर प्रदेश कार्यकारिणी आएगी और प्रदेश कार्यकारिणी में भी टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन तमाम ऐसे बड़े नेता जिनके समर्थक शामिल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो बड़े नेता हो, केंद्र के हो, राज्य के हो, वो एक अजीब सी स्थिति में आ गए हैं। उनके मन में बेचैनी आ रही है, क्योंकि निगम मंडल और संगठन में नियुक्तियां ही किसी भी राजनेता का, चाहे वो केंद्र का बड़ा नेता हो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ या प्रदेश का बड़ा नेता हो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ,
उसका राजनीतिक कद तय करता है। वो नियुक्तियां बताती बिल्कुल। हैं कि वर्तमान स्थिति में उनकी कितनी चल रही है और वही तय करती हैं। लिहाजा पूरा मध्य प्रदेश टकटकी लगाए बैठे हैं कि किसकी नियुक्तियां हो रही हैं, किसकी नियुक्तियां नहीं हो रही। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि करीब आधा दर्जन नियुक्तियां और बची हुई हैं। अभी जी। उपाध्यक्ष बचे हुए हैं, डायरेक्टर बचे हुए हैं और संगठन की पूरी लिस्ट बची हुई है। संगठन की नियुक्तियां होनी बची हुई हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बचे हुए हैं। लगभग संभवतः 40 के आसपास राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं जिनकी नियुक्तियां होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर वो नियुक्तियां होनी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा इन नियुक्तियों में जो बड़े गौर से देखा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक की नियुक्तियां थोड़ी कम हो रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, विधायकों को लेकर आए थे, उस समय तो उनको भरपूर स्थान मिला था। लेकिन अब जो स्थान मिल रहा है वो थोड़ा कम स्थान मिल पा रहा है। इसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में जरूर हो रही है। बिल्कुल। और इन नियुक्तियों को अगर सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो क्या आपको लगता है मनोज जी की योग्यता को प्राथमिकता दी गई है या केवल राजनीतिक समीकरण ही हावी रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसमें संघ और संगठन, बीजेपी इस बार बड़े ध्यान से संघ और संगठन से समर्पित लोगों को नियुक्त कर रही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे विंध्य में एक दो नाम ऐसे हैं जो हवाला कांड से जुड़े हुए हैं या थोड़ा सा उनकी छवि ठीक नहीं है। कुछ एक दो लोगों को जरूर ले लिया गया है, 2-3 लोगों की छवि नहीं, लेकिन बाकी जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संघ और संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्तियां होनी ही चाहिए। पार्टी ने अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों में केवल रामनिवास रावत, जो कि श्योपुर जिले से आते हैं, जो कांग्रेस से गए थे, कांग्रेस से जाने के बाद फिर उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, उन्हें मंत्री भी बना दिया गया था, बाद में वो चुनाव हार गए। और हमने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ये तलखी देखी है। कल ही नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि विधानसभा अध्यक्ष, उनका एक बयान भी देखा। उन्होंने कटाक्ष के तौर पर ये कहा है कि ऐसे लोग जो पार्टी को कुतरने का काम कर रहे हैं, अगर उनको पार्टी को नुकसान पहुंचाना है तो खुलकर ही नुकसान पहुंचाएं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनको बनाया। उनके अलावा मुझे ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं दिखाई दिया जिसको कांग्रेस से आने के बाद अब तक बनाया गया हो। अभी जैसे इंदौर विकास प्राधिकरण की नियुक्तियां बनी हुई हैं, उसमें उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है एक आध नाम कांग्रेस से आ सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब तक पार्टी ने समर्पित और संगठन कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की हैं। हालांकि भीड़ बहुत है, संख्या बहुत ही है, एक अनार कई बीमार के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन अब संघ और संगठन भी क्या करे, केंद्र भी क्या करे, पद बहुत लिमिटेड हैं, देना सबको है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब सारी नियुक्तियां हो जाएंगी और संगठन की भी नियुक्तियां हो जाएंगी तो मैं बड़े दावे के साथ ये बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी का एक बड़ा स्वर निकल कर आएगा और वो स्पष्ट तौर पर दिखाई भी देगा। और ये स्वर बाकी के जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता, उनमें भी दिखाई देगा और जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं उनमें भी वो दिखाई देगा। उनकी सक्रियता कम होगी और वो विरोध के तौर पर आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा। इसलिए बड़े संभल के चलने की जरूरत है और ये गौर करने की जरूरत है कि आगे जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें वो संतुलन बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें विधानसभा का टिकट पिछली बार बीजेपी से नहीं मिल पाया था, उन्हें ये वादा किया गया था कि हम आपको टिकट जरूर देंगे। अब उदाहरण के तौर पर मैं मूल कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, उनको टिकट नहीं मिला है। अब उदाहरण के तौर पर एक बड़ी संख्या थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक की थी, जिसमें इमरती देवी है, जिसमें मुन्नालाल गोयल हैं, जिसमें ओपीएस भदौरिया हैं, जिसमें गिरिराज दंडोतिया हैं, इसमें महेंद्र सिंह है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी नियुक्तियां नहीं हो रही और माना जा रहा है कि इनकी नियुक्तियां होंगी। और ये भी अगर नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इन लोगों में भी वो नाराजगी दिखाई देगी, जिसमें गुर्जर कंसाना भी है, जिसमें मुरैना के, तो ये साफ तौर पर राम सेवक गुर्जर भी हैं, इसमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि उनमें नाराजगी दिखाई देगी अगर उनकी नियुक्तियां नहीं हुई तो कुल मिलाकर ये, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक अशोक शर्मा को शामिल कर लिया गया है, इसमें जो सुधीर गुप्ता हैं उनको शामिल कर लिया गया है, एक और उनकी नियुक्ति की। लेकिन अभी भी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सिंधिया समर्थक, उनको वो उम्मीद उतरती नहीं दिख रही है। तो आप ये मान के चलिए
कि इन नियुक्तियों के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से काम कर रहा है, जिसे सांसद और विधायक कोई नियुक्तियों का भरोसा दिया गया था, जिसमें महाकौशल के कई नेता हैं, जिसमें बुंदेलखंड के कई नेता हैं, अभी तक उनको पद नहीं मिल पाया है। और इसके साथ साथ जो सिंधिया समर्थक हैं, उनको भी उस अनुपात में पद नहीं मिल पाया है जिस अनुपात में वो उम्मीद कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि विरोध के स्वर दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि अनुशासन एक बड़ी चीज होती है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन की मजी हुई पार्टी है। अब वो उस असंतोष को कैसे संयम में रख सकती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। करने के लिए भी कुछ नहीं है, विपक्ष में बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ऐसा कुछ कर पाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपना संयम खो पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हर कोई अब इंतजार में होगा, और जब वक्त पार्टी को लगेगा चुनाव का, तो उस समय हर कोई ताल ठोक कर मूंछों पर तान मार कर कहेगा कि जब हमारी जरूरत थी तो हमारा ख्याल नहीं रखा, अब हम तुम्हारी और पार्टी के संगठन का ख्याल कैसे रखें। बिल्कुल देखने वाली बात होगी मनोज जी। अगर बात कर ले सिंधिया समर्थक की, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो सिंधिया समर्थक को इस बार उतनी तरजीह नहीं मिली है बीजेपी की तरफ से। क्या ठोस कारण आप मानते हैं इसके पीछे? देखिए, स्वाभाविक तौर पर ठोस कारण तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंधिया समर्थक बीजेपी में हैं, बीजेपी के काम कर रहे हैं, लेकिन श्योपुर में एक विधानसभा चुनाव हुआ था, जो इस वक्त जो तलखी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता चंबल संभाग के और सिंधिया और उनके समर्थक जो हैं, उनमें एक तलखी जो दिखाई दे रही है, वो तलखी का मूल कारण जो मुझे आभास हो रहा है, वो श्योपुर विधानसभा चुनाव है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर वहां के श्योपुर के बड़े नेता रामनिवास रावत को लेकर आए थे। ओबीसी के बड़े नेता वो माने जाते हैं, और उन्होंने चुनाव लगाया। कल उन्होंने अपनी इस पीड़ा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाई, मैंने इतना काम पार्टी के लिए तो अपने चुनाव में भी नहीं किया जितना मैंने रामनिवास रावत के चुनाव में किया। बावजूद इसके उनका चुनाव जो है वो हरवा दिया गया। कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, कुल मिलाकर उस तरीके से कुतरने का काम किया पार्टी को जिस तरीके से चूहे कुतरते हैं। यानी कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया उसकी संज्ञा चूहों के तौर पर दे दी है। तो ये तलखी का एक बड़ा कारण मुझे लग रहा है। और आने वाले समय में जो मुझे आभास हो रहा है, बयानों के तीर दिखाई दे रहे हैं, नियुक्तियां दिखाई दे रही हैं, नियुक्तियों के नाम दिखाई दे रहे हैं, ये तलखी आने वाले समय में निश्चित तौर पर बढ़ी हुई दिखाई देगी। और ये बढ़ी हुई दिखाई देगी तो मध्य प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदलेगा। अब वो किस स्वरूप में बदलेगा, क्या होगा, नहीं कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पर एक बड़ी पार्टी है। जब भी ऐसी विपत्ति की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के नेता हैं और संघ के नेता, संगठन के नेता हैं, वो बैठकर बड़ी चतुराई के साथ इस मामले को सुलझाते हैं और निपटाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो तलखियां बढ़ने वाली हैं, उन पर बहुत गंभीरता से उनकी निगाह होगी, और ये हमें समझना होगा। अदरवाइज जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक डेमोग्राफी है, वो आपको अगले विधानसभा चुनाव यानी कि 2028 में पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई देगी। और वो राजनीतिक डेमोग्राफी वाकई जो इस वक्त मृत पड़ी कांग्रेस है, उसको मृत ही पड़ी रहने देगी या फिर उसमें ऑक्सीजन देने का काम करेगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो ग्राउंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो बीजेपी की है मनोज जी, वो हमेशा से ही आगे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इन नियुक्तियों में भी आने वाले चुनाव के लिए ग्राउंड मैनेजमेंट को पूरा ख्याल रखा गया है और साधने की कोशिश की गई है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। उसका कारण ये है कि हर जिले में एक अनार कई बीमार की स्थिति है। मतलब एक अगर पद है, मध्य प्रदेश में 3 पद हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो 30 दावेदार हैं, और वो 30 दावेदार हैं तो वो 30 दावेदार सक्षम भी हैं, और वो अगर अपना दावा कर रहे हैं तो उनका दावा गलत नहीं है, क्योंकि उनको पार्टी में 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए और उन्होंने पार्टी को खड़ा भी किया है। अगर नए लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमने आपको एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका दिया, वो दावा कर रहे हैं, तो दावा उनका भी सही है। लेकिन इसका मूल्यांकन तो केंद्र और राज्य मिलकर करता है। इसका मूल्यांकन तो केंद्र के नेता, राज्य के नेता, संगठन के नेता बैठकर करते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई किसकी नियुक्ति करने से ज्यादा फायदा है, किसकी नियुक्ति करने से फायदा नहीं है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर जो ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेता है या केंद्र को, राज्य को अपना वजन महसूस करा देता है,
तो केंद्र उसकी बात मान लेता है, केंद्र संघ संगठन को उसके आगे झुकना पड़ता है। तो वो तो राजनीतिक नियुक्ति में होता है, यही मंत्रिमंडल में होता है। मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे बड़े नाम, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे बड़े नाम, जिसमें भूपेंद्र सिंह भी थे, जिसमें अजय बिश्नोई भी थे, जिसमें गोपाल भार्गव भी थे, जिसमें विंध्य के बड़े नेता थे, जिसमें आदिवासी समुदाय के बड़े नेता थे, जिसमें भोपाल के बड़े नेता थे, जिसमें ग्वालियर के कई बड़े विधायक थे। वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन सबको शामिल नहीं कर सकते। तो पार्टी की जो जरूरत होती है, उस जरूरत के हिसाब से पार्टी को लगता है कि हमें इसकी नियुक्ति करनी है, वो कर लेती है। हाँ, इसके बाद का काम वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल होती दिखाई दी है, लेकिन आने वाले परिस्थितियों में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक नया राजनीतिक वॉल्केनो आएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी यहाँ तक जानकारी है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की है और अपनी नाराजगी का भी जिक्र किया है कि भाई मेरा जो वजन था उसका ख्याल आपने नहीं रखा है, मेरे समर्थक उद्वेलित हैं, मेरे समर्थक नाराज हैं, निराश हैं। हो सकता है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई हो सकता है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा हो कि आप मुझे नाम दे दें, मैं बात करता हूं। लेकिन आने वाले समय में जो और बची हुई कुछ नियुक्तियां हैं या संगठन के कुछ और नाम हैं जी, उसमें एक बड़ा संकेत निकल कर आएगा और वो संकेत मध्य प्रदेश की आगे की राजनीतिक दिशा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों की दिशा तय करेगा। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का 2019 कमलनाथ की सरकार क्यों गिरी। कमलनाथ की सरकार गिरी ही इसलिए कि जो मंत्री थे उनको काम करने में पूरी छूट नहीं मिल रही थी। कमलनाथ की सरकार गिरी ही इसलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो चाहते थे अपने कद के हिसाब से कि दिल्ली की कांग्रेस और मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह उनको वो नहीं देना चाहते थे। मध्य प्रदेश की सरकार गिरी ही इसलिए कि ग्वालियर से जो कांग्रेस नेताओं को वजन मिलना चाहिए था ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को, उन्हें न मिलते हुए अशोक शर्मा जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय समर्थक है, कमलनाथ समर्थक है, उनको अपेक्स बैंक का चेयरमैन बना दिया, कैबिनेट का समर्थक बना दिया। और मध्य प्रदेश की सरकार गिरी ही इसलिए कि जो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तबादले हो रहे थे उसमें सिंधिया समर्थकों को और उनकी नहीं चल रही थी। मध्य प्रदेश की सरकार गिरी ही इसलिए कि राज्यसभा की जो पहली सीट है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं दी जा रही थी, इसके साथ साथ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश की सरकार गिरी ही इसलिए जिसमें कि कम से कम प्रभाव का नहीं हो रहा। तो उसके बाद उनको लगा कि ये नहीं सुन रहे तो हम चलते हैं, और वो निकल दिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। तो कुल मिलाकर राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होती है वो इच्छा शक्ति का संतुलन बिठाना ये पार्टी और केंद्र के नेताओं का काम होता है, जो संभवतः नहीं बिठाया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में स्थिति थोड़ी सी विपरीत होगी, संगठन के विपरीत होगी, असंतोष की स्थिति देखेंगे। और ये असंतोष सिर्फ सिंधिया समर्थकों में ही नहीं दिखाई देगा, ये असंतोष आपको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, संघ और संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, उनमें भी दिखाई देगा। अब इसका संतुलन केंद्र और राज्य के नेता बैठकर कैसे दिखाते हैं, ये एक गौर करने वाली बात होगी। ये अपने आप को देखना होगा, सबको समझना होगा, वरना आगे आने वाले समय में 2028 के विधानसभा चुनाव का जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है मध्य प्रदेश की, वो बदल जाएगी, राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा, मध्य प्रदेश की स्थितियां बदल जाएंगी, मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव की परिभाषा बदल जाएगी, और वो नई परिभाषा एक नए सिरे से लिखेंगे, और वो लोग लिखेंगे जो मध्य प्रदेश के सत्ता संगठन से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, वो भी लिखेंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक भी लिखेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।